कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोगों ने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने काफी इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे थे। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस भी बता दिया था, उनको कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये सारा कुछ मेरा लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा पिछला वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ये वाला वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके से मेथड्स हैं, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। तो लास्ट वीडियो में मैंने एल्जेब्रिकली वाली चीज नहीं बताई थी, अभी हमारा जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। तो एल्जेब्रिकली हम 3 तरीके से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में बोला था कि 3 मेथड्स होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इन पर्टिकुलर मेथड्स में क्या क्या चीजें होती है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं ये सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज की जगह दूसरी चीज को रिप्लेस कर देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अब आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं या 2 चर हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो एक हमारा है x, एक है y। यहाँ पे भी 2 ही सेम वेरिएबल्स हैं। ये है हमारी इक्वेशन 1। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा हमेशा 2 ही इक्वेशन होंगी। अब उन दोनों में x और y होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लें, चाहे आप इसे ले लीजिए चाहे आप इसे ले लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज हमने नीचे वाली इक्वेशन ले ली, तो हमने इसको लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। हमें करना है सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करें, x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल लें, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y ऐसे करके लिख दें। मतलब हमने क्या करा, 2y को हम इधर ले गए और ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो हमने इसको इक्वेशन 2 से फॉर्म करा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें ये मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब रिप्लेस कर देना है, x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। तो x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 7, ये क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। समझ आ गया सबको? एक बार फिर से देखिए, हमने क्या करा, 2 इक्वेशंस दी है, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन को ज्यादा करना, ये मैंने इसलिए भी करा, आपको एक हिंट भी देती हूँ कि मतलब एक टिप है मेरी तरफ, पर्सनल एडवाइस है, ज्यादातर उसको सब्स्टिट्यूट करिए जिसका कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि डिवाइड वाली सिचुएशन नहीं आती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 होता, सपोज अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते, 3 माइनस 2y करते, जैसे ये किया, और फिर डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ता, तभी तो x मिलता। तो इसीलिए मैंने इस वाले को ना लेके इस वाली इक्वेशन का यूज करा x की वैल्यू फ्रेम आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू जो फ्रेम आउट हुई है उसमें कोई भी डिवाइड करके नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी करवा देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कैसे ले ली, इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का 2y हो गया। अब इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू हमें मिली इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें। तो हम इस पूरे, अभी देखिए ब्रैकेट के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि पूरी वैल्यू थी। अब इस पूरे को एक्सपेंड कर दीजिए, 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा करिए, ये पूरे माइनस माइनस दोनों है तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, मतलब हम इसको कर देते हैं 21 माइनस 2, ये प्लस का था ना, इसको इधर ले आए और ये दोनों हमारे इधर चले गए, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 14 प्लस 15 ऑफ y, ठीक है। तो ये हमारा कितना बचा 19 और ये कितना हो गया 29। ऐड करिए 14 प्लस 15 29, तो ठीक है ये y हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 29। तो एक तो वैल्यू आपको ये मिल गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसी में ये जो इक्वेशन आपके पास थी x की वैल्यू उसमें रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और 19 बाय 29,
ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको 3 इंटू 29 करना पड़ेगा। 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा? 87 माइनस ये कितना हो जाएगा? 38 और डिवाइड बाय 29। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 70 माइनस 8 कितना आएगा? 9 और 4 49 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर 49 ही आएगा। तो ये हमारे x की वैल्यू हुई। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 49/29 और 19/29। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, x और y की। जो पहले लिखते हैं वो x, जो बाद में लिखते हैं वो y। एक बार फिर से देख लीजिए, x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, उस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इक्वेशन को एक्सपैंड करके ऐसे ओपन करा, माइनस वाली चीजों को इधर ले गए, सॉल्व करके हमारा ये आ गया। तो y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को वापस से x में रख दिया, जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बना ली थी, उसमें जब हमने सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेट करा, तो हमारा आंसर आ गया 49/29। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले आप एक बार एक चीज चेक करिए, ये क्या है? a1/a2 क्या है? 2/4। b1/b2 क्या है? इसमें 3/6 और c1/c2 क्या है? 9/18। सबके सब 1/2 के इक्वल है और सबके सब एक दूसरे से इक्वल है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इस सिचुएशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स सेम है। अभी हम चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3y को हम इधर लेके गए, 9 के इधर, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये है 1 और ये है 2। अब आप लिख दें ये सारे स्टेप करने तब जरूरी हो जाएंगे अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है, तो आपको एक एक स्टेप शो करना पड़ेगा, स्टेप के मार्क्स होंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपको खाली आंसर देना होगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो मैंने क्या लिखा है कि आपकी इक्वेशन 3 में से जो x की वैल्यू मिली, मतलब कि ये वाली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करें, 4 इसके साथ ब्रैकेट में लगा दें, 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 से 4 को काट दें, बचेगा 2, तो नीचे का हट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू 18, मतलब ये कोई सिचुएशन ही अजीब सी आ गई। ठीक है, इसमें आपको कोई y की वैल्यू नहीं मिली, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका आपको कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही एक्स और वाई की, नो फाइनाइट। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पहले आप ये चेक कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप देख के आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल है कि क्या, किस तरीके की कंडीशन है। जैसी भी कंडीशन हो, अगर फाइनाइट वैल्यू आना की कंडीशन हो तभी सॉल्व करिए, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली आंसर पे टिक कर सकते हैं, इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वैसे तो आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, उसमें भी इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा इजीली आपको, बट स्टेप्स तो शो करने पड़ेंगे, इसलिए करना तो पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप इसको पहले सॉल्व करके देख सकते हैं उसके बाद इसको करिए, फिर इसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसमें हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन एंड अगेन मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो इसलिए कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो कोई भी कैसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बस सॉल्व करना शुरू मत करिएगा, थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करके आप उसकी जो कंडीशंस है उनको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा। अब आप इसकी कंडीशंस देखिए, a1/a2, तो ये है 1 और ये है 2, तो
तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 1/2, B1/B2 की वैल्यू क्या है 2/4 या फिर 1/2 ही लिख दें। और C1/C2 की वैल्यू क्या है, ये है 4/12, मतलब ये है 1/3। तो मतलब ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल। ये कौन सी कंडीशन थी, आई होप आपको याद होगा। इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, है ना, जब कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता है। उस अभी इससे पिछले में हमें इनफाइनाइट मिले थे, यहाँ पे है नो सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं और आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि कैसे हमारी वैल्यूज आएंगी अगर नो सोल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करें, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y लिख दें। 4 को इधर लेगा, 2y को भी इधर लेगा, ठीक है। x की वैल्यू पाई हो गई 4 माइनस 2y। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू जो हमने ये फ्रेम आउट करी है, इसको हम कहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 12 को हम इधर ले रहे हैं। अब इसको करिए 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना। ये हो रहा है हमारा 8 इज इक्वल टू 12। तो ये तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, दोनों के दोनों नॉट इक्वल है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है। तो इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन है ये, और इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है, कोई इस तरीके की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम x की वैल्यू को एक इक्वेशन से निकाल ले रहे हैं, y के टर्म्स में लिख देते हैं ऐसे ही बस, और उसी पूरी जो हमने y के टर्म्स में लिखा उसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, और बहुत मुझे इजी भी लगता है, शायद आपको भी लगेगा। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, कोई मेथड ना लिखा हो, तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप एलिमिनेशन का यूज़ करें। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और इजीली होता भी है। जैसे कि हम लोग कोई रियलिटी शो देखते हैं तो उसमें नहीं एलिमिनेट करते हैं, कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया है ना, कि कभी कोई एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट मतलब क्या, कम कर देना। जैसे अभी आपके 20 कंटेस्टेंट्स हैं, एलिमिनेशन के बाद में खाली 16 बच गए, कुछ इस टाइप से। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स, जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो एलिमिनेशन करने से क्या होता है, फिर एक ही वेरिएबल बचता है, तो जो एक बचता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। मतलब 2 पर्सन है, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, ठीक। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। उनकी इनकम का रेशियो क्या है, 9:7, 9/7, 9:7, ठीक है। और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर जो वो खर्च करते हैं, खर्च करने का रेशियो क्या है, 4:3, 4/3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000 पर मंथ, ये जो दोनों चीजें हैं ये पर मंथ की ही है, इनकम पर मंथ एंड एक्सपेंडिचर पर मंथ। तो हर मंथ दोनों के दोनों सेम अमाउंट बचाते हैं, ₹2000। आपको बताना है उनकी मंथली इनकम। तो पहले आप वेरिएबल सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली इनकम के लिए ले लीजिए, मतलब इनकम के लिए ले लीजिए एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9x:7x। और एक्सपेंडिचर के लिए दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, क्योंकि आपको 2 चीजें दे रखी है ना, और दोनों को किससे रिलेट करा है, सेविंग से। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होगा वही सेविंग होगी ना, इसीलिए इसको आप y ले लीजिए। तो ये क्या रेशियो हो जाएगा, 4y:3y, ठीक है। पहले पर्सन का ये दोनों चीजें हैं, सेकंड पर्सन की ये दोनों चीजें हैं। 9x और 4y फर्स्ट पर्सन का है, 7x और 3y सेकंड पर्सन का है, और दोनों के दोनों ₹2000 पर मंथ सेव करते हैं। तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, 9x - 4y = 2000, ठीक है। और दूसरे वाले की इक्वेशन बन जाएगी 7x - 3y = 2000। अब बताइए कैसे बनी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 पर्सन की हमें इनकम का रेशियो दे दिया 9x और 7x, और उन दोनों का एक्सपेंडिचर दे दिया, और ये बता दिया कि दोनों सेव कितना करते हैं। तो अब अगर हम एक पर्सन की बात करें P1 की, तो ये जो पहली वाली चीजें होंगी ये पहले वाले पर्सन की होंगी P1, ठीक है। ये वाली P1 की होगी, तो ये भी P1 का होगा, ये P2 का होगा रेशियो, और ये भी P2 का। तो P1 की इनकम में से P1 का अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमें उसकी सेविंग मिल जाएगी, है ना। सेविंग यही तो होती है, सेविंग क्या होती है, बचत। कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर,
है ना, यही होती है। तो हमने यही लिख दी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। चलिए एक बार मैं इक्वेशन को फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए, या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या फिर y को एलिमिनेट कर दीजिए, किसी भी एक को हम कर सकते हैं। अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोफिशिएंट सेम हो, तभी ये पूरे एक दूसरे से कटेंगे ना। माइनस, देखिए ये माइनस है, यहाँ पे हम नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो y को एलिमिनेट करना ही सही रहेगा, है ना, क्योंकि y पूरा कर सकता है। y पूरा कब कर सकता है, अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 12, और इधर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा। तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, इसको देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि खाली आप इसको करें, सारे दोनों वेरिएबल्स को भी करेंगे और राइट हैंड साइड को भी करेंगे। अब इसको पूरे 4 से करिए, 28x ये माइनस का है, प्लस क्योंकि हमने साइन चेंज कर दी थी इसलिए मैं नए साइन के साथ ही लिख रही हूँ, प्लस 12y इज इक्वल टू 8000। ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, तो इसमें हमारा क्या बचेगा, x 27 है और ये माइनस का 28 है, तो माइनस का x बचेगा। ये प्लस 12y माइनस 12y दोनों कैंसिल आउट हो गए, और 8000 माइनस का है, 6000 प्लस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2000। तो x की वैल्यू आपकी बची माइनस की 2000। तो x की वैल्यू हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो x आपका प्लस आ जाएगा 2000। ठीक है, अभी हम y निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, इसमें रख देते हैं 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये कितना हुआ, 14000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3y। ये कितना हुआ, 12000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा आ गया 4000। x की वैल्यू क्या आ गई, 2000। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि x हमारी इनकम है और y एक्सपेंडिचर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। x को हमने इनकम के लिए लिया है वेरिएबल, लेकिन इनकम हमारी 9x और 7x है, ना कि सिर्फ x, और एक्सपेंडिचर हमारा 4y और 3y है। तो अगर आपको मंथली इनकम बतानी है तो आंसर में आप x और y नहीं बताएंगे, आप आंसर में ये बताएंगे 7x और 9x। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2000 मतलब कि 18000, और दूसरे की इनकम कितनी हो जाएगी, 14000। ठीक है, ये आंसर होगा। आप जब क्वेश्चन का आंसर दें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको मंथली इनकम बतानी है, एक्सपेंडिचर नहीं बताना, लेकिन फिर भी हमने y की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू 2000 आई है, तो 9 इंटू 2000 करेंगे 18000, 7 इंटू 2000 करेंगे 14000। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार और देख लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक x वेरिएबल ले लिया इनकम के लिए, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे 9x to 7x, और एक्सपेंडिचर को हमने y ले लिया वेरिएबल, इस तरीके से लिख दिया। और फिर हमें कंडीशन दे रखी थी कि सेविंग माइनस इनकम इज इक्वल टू, सॉरी सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमें पता ही है सेविंग इन्होंने बता रखी थी क्वेश्चन में, तो हमने इसी सिचुएशन को यूज करा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000। फिर हमने क्या करा, इक्वेशंस फॉर्म कर ली। इन इक्वेशंस में हमने y की वैल्यू को एलिमिनेट करा। तो हमने क्या करा, जो इधर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसके कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट होगा उससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। नीचे वाले जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको हम ऊपर वाली इक्वेशन से करते हैं, ऊपर वाले के कोफिशिएंट को नीचे से, और उन दोनों से करते हैं जो एलिमिनेट करना है, लेकिन बाकी के वेरिएबल और बाकी के कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तभी पूरी इक्वेशन हमारी सॉल्व होती है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं इसी पर्टिकुलर मेथड का, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन लिए हमने x + y = 6, x + y = 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। आपको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये देखिए y आपका प्लस माइनस का दिया है, खाली आप इसको डायरेक्टली काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 8। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एडिशन कर रहे हैं ना, तो हमने सब कुछ ऐड कर दिया, ऐड करने से ये तो कट गया, ये ऐड हो गया,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की क्या आ जाएगी, x की 4 आ गई तो y की क्या होगी, यहाँ पर अगर हमने 4 रख दिया तो y की क्या मिल जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया जिससे आपको खाली एलिमिनेशन मेथड समझ में आ जाए। अब हम लोग अपने लास्ट मेथड पे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से देखिएगा आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए x, y और 1। ठीक है, ये 1 हमारा कांस्टेंट वैल्यू के लिए है और x और y ये दोनों है। तो जब आप x को सॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों को लेंगे b1 और इसको, इसका कोफिशिएंट c2 मतलब, और इधर इसको लेंगे। तो इस तरीके से लिख देंगे b1 c2 माइनस b2 c1। अपने इसको खुद को छोड़ के बाकी दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को करना है और इन दोनों को करना है और इस तरीके से लिख देना है, बीच में माइनस लगेगा। ऐसे ही y के लिए जब आप करेंगे तो y क्या होगा आपका, y, अब आप y को छोड़ दीजिए, y वाले टर्म को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप इन दोनों को कर दीजिए। ठीक है, a2 c1 माइनस a1 c2। कैसे करा, a2 और c1 को, ठीक है, और a1 और c2 को करा। अब 1 को करेंगे इज इक्वल टू 1। तो 1 को करने के लिए हमें क्या करना है, हम खाली कांस्टेंट वाले छोड़ के वेरिएबल्स लेंगे, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हमें x करना है, इसको एक बार ठीक से लिख देती हूँ, प्लस 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 प्लस। देखिए जब हमें x लेना है तो हम x को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम b1 और c2 को लेंगे और b2 और c1, मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने साइड के दोनों चीजों को, अपने वाले को नहीं करना। अब ये जब y लेना है तो इसको बिल्कुल नहीं लेना, इसको और इसको लेना है, इसको और इसको लेना है। देखिए a2 c1 माइनस a1 c2। पहले हम इसको ले लेते हैं, बाद में इसको लेते हैं y के केस में, और कांस्टेंट के केस में हम लेंगे a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू b1। हम कांस्टेंट की वैल्यूज को के अलावा जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, a1 इंटू b2 a2 इंटू b1। इस पे बेस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि किस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकेंड इक्वेशन, 2x + 3y = 46। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारा बन गया c1, ये चीज c1 हो गई। ये है a1 b1 और c1, ये है हमारा a2 b2 और c2। ठीक है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो x, अब हम x के टर्म्स नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। 3 इंटू -74, 3 इंटू -74 प्लस 5 इंटू -46, बीच में भी माइनस ही आता है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -5 इंटू -46 इज इक्वल टू y। अब y में हम ये लेंगे 2 इंटू -74 माइनस 3 इंटू -46 और 1/2 5 × 10 माइनस 3 × 9, तो ये तो 1 ही हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3 4 12, 3 7 21, 2 2 आ गया माइनस का, और ये हो गया हमारा प्लस का, 5 6 30, 5 4 23, तो ये हो गया हमारा 230। ऐसे आप y वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 2 इंटू 74 है ना, तो 70 70 140 और 4 और 4 8, तो ये हमारा हो गया 148। ऐसे करके देख लीजिए, 2 4 8, 2 7 48, मतलब -14। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, 3 4 24, सॉरी 3 4 12, तो 3 6 18 और 3 4 12 में एक कैरी लग गया, ये हो गया हमारा 138। यहाँ पे क्या आ गया 1/1, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/8। 30 में से 22 गए तो 8 बचा ना, माइनस का है, तो ये तो हो गया 8, और ये कितना हो गया 10, वो भी माइनस का, हो गया 1।
तो इससे हम देखेंगे, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस तरीके से हमारे आंसर्स आते हैं। ठीक है, हमने क्या करा a1 इंटू C2 करा, तो ये हमारा क्या है a1 इंटू C2, ये है a2 इंटू C1 ऐसी होम। ठीक है, वैसे शायद ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आ गया तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो जिसमें मैंने आप लोग को एलिमिनेशन मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस दिखाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस से समझाया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक अलग वीडियो में केस स्टडीज मिल जाएंगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।